गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हरेंद्र। प्रणाम भाई प्रणाम। विनय गुड इवनिंग। दीपू गुड इवनिंग भाई। प्रवीण राम राम भाई, राम राम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ये बताइए कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? टेस्ट कैसा गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने टेस्ट में ठीक है, जितना भी आया 143, 58 आउट ऑफ 100, ठीक है। इसको आगे बढ़ाना है बस। जिनका अच्छा गया बहुत बढ़िया, जिनका खराब गया उनको सीखना है कि क्या खराब गया, कि अगले में कमी जो है उसको पूरा करें। 80 बहुत बढ़िया भैया, थर बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, कुल मिला के सब लोग के कुछ के बहुत अच्छा हैं, कुछ के नहीं हैं। ठीक है। तो अब आप लोगों को धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा कि चीज़ों को कैसे करना है। ठीक है, जिन बच्चों का कुछ रह गया बचा खुचा वो नेक्स्ट में अपनी कसर पूरी करें। ठीक है। आपको प्रोएक्टिव होके करना है। एक दो दिन की पढ़ाई से कभी भी टेस्ट में बढ़िया नंबर नहीं आ सकते। ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से जो है चीज़ों को करिए। ठीक है, और धीरे धीरे जो है अपने स्कोर को बढ़ाइए। बस इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप हताश मत होइए एक स्कोर से। ठीक है, आप बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उतार चढ़ाव हमेशा मिलता रहेगा। जो बच्चा इस उतार चढ़ाव में केवल अपने आप को बस एक ही माइंडसेट में लगा रहेगा वो लास्ट में जो है कुछ ना कुछ कर ही ले जाएगा। चलिए, तो इलेक्ट्रो का अपना लास्ट पार्ट खत्म करते हैं, दैट इज आवर कंडक्टर। ठीक है। किस चीज़ का डिस्कशन मांग रहे हो भाई? अच्छा, टेस्ट का, ओके। टेस्ट का मैं आपको सॉल्यूशन जो है अभी पोस्ट हो जाएगा। तो आप सॉल्यूशन से जो है भी काफ़ी पर्पस सॉल्व हो जाएगा आपका। फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन डिस्कस करा लेना चाहिए तो आप क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। चलिए, तो हमारा लास्ट पार्ट है कंडक्टर। कंडक्टर कब से हम लोग पढ़ते आए हैं उसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो है मैंने कहा था कि आप इसको जो है, ठीक है, सॉल्यूशन पोस्ट हो गया है। अच्छा, देख लीजिएगा आप लोग। सॉल्यूशन मतलब आंसर की नहीं, पूरा सॉल्यूशन सॉल्व, तो वो भी आपको पोस्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में जो कुछ बातें डिस्कस करनी है वो फटाफट करते हैं। और कुछ जानते हो आप लोग, जो नहीं जानते हो उसको हम लोग आज सीखेंगे। जैसे पहला पॉइंट है E इक्वल टू जीरो इन साइड द कंडक्टर, ये सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, बहुत देर से पढ़ते आए हैं कि E इक्वल टू जीरो जो होगा तो हमारा जो है इन साइड जो है कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये आप पढ़ के आ चुके हो। ठीक है। तो चैप्टर आपका आज या कल, हार्डली कल तक इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाएगा। तो ई नेट जो है जीरो होगा इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, आप लोगों को जल्दी बहुत रहती है यार कि कब खत्म होगा, इसमें मतलब नहीं है कि हमने क्या सीख रहे हैं क्या सीखेंगे। ये बड़ा अजीब है। तो यहाँ पर अपने पास मान लीजिए, अब इसमें जीरो होने का एक और लॉजिक आपको बता रहा हूँ। ये कोई कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, कोई भी अपना एक कोई कंडक्टिंग प्लेट है मान लो। ये अपना कोई कंडक्टिंग प्लेट हो सकता है, कोई भी ऐसे कंडक्टिंग प्लेट है पूरा।
तो ये कंडक्टिंग प्लेट है आपका, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या किया इस कंडक्टिंग प्लेट में, ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, और कंडक्टिंग का मतलब आप सभी लोग जानते हो कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक स्विच ऑन कर दिया, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने स्विच ऑन कर दिया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से स्विच ऑन कर दिया इसके अंदर, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कंडक्टिंग प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि सिंस दिस इज ए कंडक्टर, ठीक है, सिंस दिस इज ए कंडक्टर, तो वी हैव ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वी हैव ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैंने कुछ आपको दिखाया है यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे अपोजिट साइड में फोर्स लगेगा इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मानते हो कि नहीं। ये तुम लोगों को एक बार मैंने पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। तो इधर E इंटू ई का फोर्स लग जाएगा। तो ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, इस तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। तो जब ये ड्रिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, फाइनली आपको क्या दिखने लगेगा, जब ये ड्रिफ्ट करेंगे तो फाइनली आपको क्या दिखेगा, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, बताओ, मैं यहां बना दे रहा हूं कि फाइनली आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, इधर नेगेटिव चार्ज क्लाउड इधर शिफ्ट हो गया है, और इधर क्या हो गया है, पॉजिटिव। तो आपको एक तरीके से क्या मिला, ये सब आपने पढ़ रखा है, ये क्या कहते हैं इसको, इंड्यूस, यही कहते हैं ना, इसको इंड्यूस चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पे चार्ज जो है क्या हो चुका है, इंड्यूस, यहाँ पे ये क्यू इंड्यूस है, यहाँ पे भी ये क्या है, क्यू इंड्यूस है, इंड्यूस चार्ज आ गया, ठीक है। अब इस इंड्यूस चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और एक पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास पहले से है, उसी ने इनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, ड्रिफ्ट किया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से आपकी नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, जिसको आपने बोला ई इंड्यूस, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जो इनसाइड द कंडक्टर, ये अपना कंडक्टर है, तो होता क्या है कि ये ई एक्सटर्नल जो है इस इंड्यूस को कैंसिल आउट करता है, या इस एक्सटर्नल ई को कौन कैंसिल आउट कर देता है, ई इंड्यूस, ठीक है। तो ये जो ई इंड्यूस होता है ना, दिस इज इक्वल टू ई, और लेकिन ये सबके लिए नहीं होता, फॉर कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स, समझ गए। तो ये कंडक्टर्स के लिए होता है ऐसा, इसीलिए नेट क्या आएगा यहाँ, ई नेट क्या हो जाएगा फिर, जीरो। तो आप इस फिनोमिना को पोलराइजेशन से भी बता सकते हो, इस फिनोमिना को आप पोलराइजेशन से भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई नेट जीरो, तो ई इंड्यूस आपके पास ये आएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, अपना जीरो। तो पोटेंशियल क्या होगा, मैं अगर आपको बोलूं कि यहां से आप चलने वाले हो ए से बी में, सभी बच्चों को पता है कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, ये तो ई है एक्सटर्नल, इंड्यूस के वजह से ई नेट जीरो होगा। तो अगर यहाँ ई जीरो होगा, ई नेट जीरो होगा इनसाइड, तो पोटेंशियल क्या होगा, वी ए इक्वल टू वी बी होगा, मानते हो कि नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो आप बोल सकते हो इनसाइड, ये भी आपने पढ़ा है, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ये क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये पहला अपना प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यही इसी को आप नाम देते हो क्या, पोलराइजेशन। यही अपना क्या है, पोलराइजेशन फिनोमिना है। पोलराइजेशन फिनोमिना में क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
जो कंडक्टर के नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में ड्रिफ्ट करा देगा, जिससे यहाँ इंड्यूस इकट्ठा होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ई इंड्यूस। दिस ई इंड्यूस विल कैंसल आउट दिस टोटल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और अपना जो है नेट फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर जीरो होगा। कैपेसिटर में देखेंगे एक टर्म होता है डाई इलेक्ट्रिक, तो हम उसको आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या कहानी होगी फिर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड V इज कांस्टेंट थ्रू आउट ए कंडक्टर। तो ये तो मैं अभी आपको बताया, ये आपने पढ़ा भी है, आपने ग्राफ भी ड्रॉ किया है कि यूनिफॉर्मली चार्ज कोई स्फेरिकल शेल है या कंडक्टर है तो उसमें सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल क्या होता था, याद करो, कांस्टेंट होता था, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो आई थिंक ये बहुत एक्सप्लेनेशन की चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। इसी के हेल्प से हम क्या सीखेंगे, पोटेंशियल, इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से हम क्या सीखेंगे, ड्यू टू कंसेंट्रिक सेल्स, थिन सेल्स, दो चीजें सीखेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक थिन सेल, किसी भी थिन सेल, कंसेंट्रिक थिन सेल्स हैं उनका पोटेंशियल लिखना सीखेंगे इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए स्लाइड का HW, कौन से स्लाइड का HW मुझे याद नहीं है भाई, आप मुझे बताएंगे तो शायद मैं गेस कर पाऊँ। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ कंसेंट्रिक सेल्स बना रहा हूं मैं, मान लो एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, ठीक है। तो 3 कंसेंट्रिक सेल्स हैं, ठीक, कंडक्टिंग सेल्स हैं, 3 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स, देखो ध्यान से, ठीक है। तो 3 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स हैं, इनके रेडियस जो है, कंसेंट्रिक मतलब सेंटर इनके क्या है, सेंटर इनका जो है सेम है, और यहां पर ये रेडियस इसका जैसे ए ले लें, इस वाले का रेडियस बी है और इस वाले का रेडियस सी है, ठीक है। तो ए बी सी इनके रेडियस है, इसका रेडियस है ए, इसका है बी और इसका है सी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ध्यान से देखो, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने जो है इसमें चार्ज दे दिया इन तीनों सेल्स में, ठीक है। इन तीनों में हमने क्या कर दिया, चार्ज दे दिया। या राइट साइड पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से जाता है तो वहां क्या छोड़ जाता है, पॉजिटिव। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कोई इलेक्ट्रॉन वहां से जाएगा तो वहां पे क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव, और इधर आपके पास नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर आपके पास इस चार्ज को मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो मैंने चार्जेस दिए हैं इन थिन सेल्स को, कंडक्टिंग है, तो इसको मैंने दिया है QA, इसको दिया है QB और इसको दिया है QC। तो दिस, और ये सब पॉजिटिव ही दिया है मैंने, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मैंने 3 पॉजिटिव चार्जेस दे दिए। तो क्या क्या है, QA, QB एंड QC आर द चार्जेस ऑन द कंडक्टिंग सेल्स। तो मैंने क्या क्या लिया है, QA, QB and QC are the charges on the conducting cells A, B and C, ठीक है। सेल्स A, B एंड C या फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी बोलो, तो दिख ही रहा है। अब ध्यान से सुनना, अब हमें क्या करना है, इन सभी सेल्स का पोटेंशियल लिखना है, हमें इन सभी सेल्स का क्या लिखना है, पोटेंशियल। तो आप ध्यान रखिए कि सर नॉन यूनिफॉर्म में भी, हाँ बिल्कुल, नॉन यूनिफॉर्म में भी जीरो होगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉन यूनिफॉर्म होगी, उसमें भी आपका जो है कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होगा, देखिए नॉन यूनिफॉर्म में भी
नॉन यूनिफॉर्म में अब आपको फंक्शन कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, वो पूरा कैंसिल आउट होगा। कंडक्टर के अंदर तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा उसको जीरो होना ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पे QA, QB एंड QC आर द चार्जेस ऑन द कंडक्टिंग सेल्स। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर हमारे पास VA लिखना है या V1 लिखना है, सेल 1 का पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, तो सेल 1 का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। स्पेस में जितने भी चार्जेस हैं उन सबका यहाँ पर पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन होगा, और एक ही प्रॉपर्टी से लिखा जा रहा है, वो ये है कि सेल के सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल आपका क्या होगा, पूरा का पूरा सेंटर से सरफेस तक होगा। सेंटर से मैंने आपको बताया कि कंडक्टर में क्या होता है, अगर कंडक्टर में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोलराइजेशन के इफेक्ट से कैंसिल आउट करती है। अभी मैंने बताया तो कि उसमें कुछ भरा नहीं होता, उसमें जो मटेरियल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफ्ट करते हैं, अपनी फील्ड क्रिएट करते हैं, और उस अपनी फील्ड जो क्रिएट करेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करती है, सिंपल। इसीलिए नेट फील्ड जीरो है। तो यहाँ पे पोटेंशियल अगर हमें लिखना है तो देखिए आप क्या क्या लिखेंगे। पहले आप ये मानेंगे, बोर्ड पे सब लोग देखिएगा एक बार ध्यान से, कि आप ये मानेंगे कि एक सेल है, कितने रेडियस का, A रेडियस का, उस पे चार्ज कितना है, QA का चार्ज है। तो मुझे ये बताओ कि सेंटर से लेके और सरफेस तक पोटेंशियल सेम होता है। अगर आप ये मान रहे हैं कि ये अपने पास एक QA का चार्ज है और ये इसका रेडियस है A, तो इस QA की वजह से जो भी पोटेंशियल इसके सेंटर पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा और सरफेस पर होगा। ये तो सभी लोग मानते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो V1 होगा पोटेंशियल एट द सेंटर, अगर मैं इसके सेंटर पे पोटेंशियल लिख लूं, इसके वजह से इसके सेंटर पे लिख लूं, तो मैं यहां से किसी भी पॉइंट को लिख सकता हूं, यहां से यहां तक का एकदम सेम होगा। तो जो सेंटर पे होगा वही सरफेस पे होगा, या सेंटर से सरफेस के बीच में किसी भी पॉइंट का होगा। तो हम V1 QA के लिए क्या लिखें, दिस इज K QA अपॉन A। तो सेंटर पे वही होगा जो सरफेस पे होगा, तो VC इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू K QA अपॉन A। ये सब लोग समझ गए। अब आ जाओ आप कि इस QB का यहां पर क्या कंट्रीब्यूशन है, QB का यहां पर क्या कंट्रीब्यूशन है इस सेल 1 के। तो एक तरीके से आप ये बताओ कि ये QB है तुम्हारा और यहां पर ये इसका रेडियस है B। तो आप मुझे बताओ यार कि QB के लिए क्या सोचोगे। QB के लिए जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वही इसके सरफेस पे होगा और वही यहां पर होगा A डिस्टेंस पे, A डिस्टेंस पे, और A डिस्टेंस किसका पॉइंट है, फर्स्ट के सरफेस का। तो इसका मतलब QB की वजह से जो सेंटर पे होगा वही फर्स्ट के सरफेस पर भी होगा। तो V है ना, VC इक्वल टू VA इक्वल टू VS, इसमें आपको ये बोल सकते हो, और वो कितना होगा K QB बाई B। तो इसका मतलब इस चार्ज का इस सेल 1 पे, इस चार्ज का इस सेल 1 पे क्या पोटेंशियल आएगा, वही आएगा जो इस चार्ज का इसके सेंटर पे होगा। ध्यान से समझिएगा ये सब कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां का इसका इसके सेंटर पे, इसका इसके अपने सेंटर पे लिख दो, वही जो है इसके सेल 1 के सरफेस पे होगा। तो वो होगा K QB बाई B। तो यहां पे लिखा जाएगा प्लस K QB बाई B। ये दोनों प्लस है तो प्लस लिख देंगे, कहीं ये माइनस होता अगर तो यहां पे हम माइनस K QB बाई B लिखते हैं। आपको बताया है कि पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी हम क्या करेंगे, साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप यहां पर क्या बोल सकते हैं कि अरे आप लोग जो है नहीं समझ, एक क्या बोल रहा है, मतलब बड़ा और छोटा का सेम पोटेंशियल सेंटर पे, कैसे आप बोल रहे हैं यार, सेम पोटेंशियल नहीं। मैं बोल रहा हूं कि इसके सेंटर पे इसका अपना पोटेंशियल होगा K QA बाई A, इसका अपने सेंटर पे K QB बाई B। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसके सरफेस पे लिखना चाह रहा हूं भाई, इसके सरफेस पे। तो इसके सरफेस के इसके अपने चार्ज के वजह से वही होगा जो इसके अपने सेंटर पे होगा, वो लिख दिया। अब इस चार्ज के वजह से इसके सरफेस पे कितना होगा,
तो इस चार्ज की वजह से इसके अपने सेंटर पे जो होगा वही इसके सरफेस पे होगा, क्योंकि सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। बहुत सिंपल बात है, ठीक है। तो यहाँ पे के क्यू बी बाई बी। इसी तरीके से सी के लिए क्या लिखोगे, बताइए सी के लिए क्या लिखोगे। सी के लिए क्या हो जाएगा, इस सेल के लिए इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वही जो है इस सेल 1 के सरफेस पे होगा। क्यों, क्योंकि सी के लिए इसका सेंटर या इसका सरफेस एक इनसाइड का पॉइंट है, मानते हो कि नहीं। आप सेल सी की अगर बात करो तो सेल सी के लिए ये क्यू सी है, इसका यहां पर इसके अपने सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वही तो सेल ए के सरफेस पे होगा, क्योंकि सेंटर से सरफेस तक ये पोटेंशियल क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो इसका हम यहाँ पे सेंटर पे क्या लिख सकते हैं, के क्यू सी बाई सी, और यही इसका सेल ए के सरफेस पे होगा। तो इसमें कंट्रीब्यूशन कितना आ गया भाई, के क्यू सी बाई सी। आई थिंक जिसको समझना था वो समझ चुका है, ठीक है। चलिए, तो अब आपने टोटल पोटेंशियल इस स्पेस में जितने भी चार्जेस थे उनका कंट्रीब्यूशन सेल 1 के सरफेस पे लिख लिया जोड़ते हुए। इसी तरह आप लोग मुझे जरा V2 बता दीजिए, अब इसी कॉन्सेप्ट पे V2 बता दीजिए जल्दी से। भाई स्लाइड के सारे होमवर्क मैंने लास्ट टर्न पे डिस्कस किए थे, अगर एक दो क्वेश्चन बच गया होगा तो वो मैंने आपको दिए होगा ट्राई के लिए, आपने ट्राई कर लिया है तो सही है, नहीं हुआ होगा तो आप क्वेश्चन बताइएगा, सॉल्व हो जाएगा। मोस्टली लगभग अगर आपने लास्ट टर्न पे क्लासेस की होंगी तो स्लाइड के मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे कि, ठीक है। देखिए बहुत बच्चे लिख रहे हैं, तो V2 के लिए क्या लिखेंगे, V2 के लिए यही लॉजिक लगाएंगे। अब आपको ए देखिए V2 के लिए क्या होगा, बोर्ड पे देखिए V2 के लिए क्या होगा। V2 के लिए मतलब हमें इसके सरफेस पे लिखना है यहां पर। तो सेल ए के लिए कैसा पॉइंट है यार, आउटसाइड का पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो QA जो है यहां पर आपके पास जो है सेल 2 के सरफेस का पॉइंट है। तो फॉर सेल ए के लिए ये सेल जो अपना 2 सेल सेकंड सेल है उसके सभी सरफेस के पॉइंट सेल ए के लिए आउटसाइड के पॉइंट होंगे। तो आउटसाइड के लिए दिस विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, आउटसाइड के लिए दिस विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। तो क्या लिखोगे यार, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है। क्यूए का यहां पे क्या कंट्रीब्यूशन जाएगा, इट इज इक्वल टू के क्यूए अपॉन कितनी दूरी पे लिखना है आउटसाइड के लिए, बी डिस्टेंस पे, तो यहां लिख देंगे बी। तो के क्यूए बाई बी, सभी को क्लियर हो गया। चलिए प्लस आगे बढ़ते हैं। अब सेल बी के लिए तो ये सरफेस का पॉइंट है, तो सरफेस पे सभी बच्चों को पता है क्या है, के क्यू बी बाई बी। और यहां पर क्या हो जाएगा, सी के लिए अगेन वही थ्योरी, सी के लिए ये जो है सेल 2 का सारा पॉइंट सेल 3 के लिए इनसाइड का पॉइंट है। तो सेल 3 का जो पोटेंशियल सेंटर पे होगा वही सेल ए के सरफेस पे होगा, वही सेल बी के मतलब सेकंड के सरफेस पे होगा, और मतलब सेंटर से लेके और सेल 3 के सरफेस तक का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू सी बाई सी, वही पोटेंशियल 2 पे होगा, वही पोटेंशियल 1 पे होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्लस के क्यू सी बाई सी। तो ये सेल 2 के सरफेस पे हमने टोटल पोटेंशियल लिख लिया है, मतलब सेल 2 का पोटेंशियल लिख लिया, ये सेल 1 का। तो अब इसी तरीके से मुझे आप सेल 3 का बता दो सब लोग, ठीक है, सेल 3 का बता दो जल्दी से। सेल 3 के लिए बहुत आसान है, आपको पता है कि सेल 1 और सेल 2 के जो है सेल 3 का जो सारे पॉइंट्स हैं वो आउटसाइड के पॉइंट है। सेल 3 जो है कि सारे पॉइंट्स सेल ए और सेल बी के लिए मतलब 1 और 2 के लिए आउटसाइड के पॉइंट है। तो सेल 1 और सेल 2 आउटसाइड के लिए कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज, सेल ए की डिस्टेंस थर्ड के सरफेस से कितनी है, सी है। सेल बी की डिस्टेंस थर्ड से कितनी है, सी है।
तो क्या लिखेंगे, पॉइंट चार्ज के लिए बिहेव करेगा तो के क्यू ए बाई ए सी प्लस के क्यू बी बाई सी प्लस सी खुद सरफेस पे पूछा है तो इसके सरफेस का क्या होता है के क्यू बाई आर, तो क्या हो जाएगा के क्यू सी बाई सी। तो ये इस तरीके से आप कंसेंट्रिक सेल्स का पोटेंशियल लिखना सीख गए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आगे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल डिनोमिनेटर में केवल सी आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, लेकिन इसमें किसी बच्चे ने पूछा नहीं है, उसको डाउट नहीं आया होगा कि सर ये कंडक्टिंग है तो इसमें इंड्यूस चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने थिन सेल लिया है, तो थिन सेल का मतलब ये होता है कि इसका इनर रेडियस और इसका आउटर रेडियस, ये देखो इनर और ये आउटर, ये बहुत थिन है, तो इसका इनर और आउटर रेडियस क्या है, सेम है। तो अगर कोई बच्चा इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानता है, इंड्यूस वाले का कॉन्सेप्ट नहीं भी लगाता है, तो वो उसका सही हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए। ठीक है, तो इसका रीजन ये है, देखिए कि अगर मैं इंड्यूस का इफेक्ट, मतलब मैं अगर आपको क्या बोलूं कि मैं एक दूसरा सिचुएशन लूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एक हमारे पास कंडक्टिंग शेल है जो कि सराउंडेड है किसी थिक सेल से। जो कि सराउंडेड है किसी थिक सेल से। ठीक है, ऐसा है देखो। तो एक हमारे पास सेल है, ये पूरा कंडक्टिंग सेल है जिसका रेडियस है मान लो आपके पास ए। ठीक है, और ये एक थिक सेल है, इसमें कंडक्टर है, ये भरा हुआ है, इतना इसमें मेटल है, ये थिक सेल है। तो इसका इनर रेडियस जो है, इसका इनर रेडियस है बी और इसका आउटर रेडियस है सी। इसका आउटर रेडियस है सी, समझ गए सब लोग? इसका इनर रेडियस है ए, इसका बी और इसका सी। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं इनर वाले को एक चार्ज देता हूं प्लस क्यू, इनर वाले को एक चार्ज देता हूं कितना, प्लस क्यू। ठीक है, आउटर वाले पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये थिक सेल है, समझ ही रहे, दिख ही रहा होगा आप लोगों को, थिक सेल है हैविंग इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी, इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। तो अब हमें इनका पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो हमें ये सेल ए है और ये सेल बी है, तो हमें सेल ए और सेल बी का क्या निकालना है, पोटेंशियल। अब यहाँ पे कोई बच्चा अगर कुछ करना चाहे तो उसको अगर इंड्यूस का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो कहानी हो जाएगी। कैसे, यहाँ जो तुमने चार्ज दिया है इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, समझिएगा, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, ये चार्ज ऐसे तो ये एक जगह नहीं पड़ा होगा ना, ये पूरा चार्ज ऐसे डिस्पर्स होगा। इसके मैग्नीट्यूड यहां दिखाया जा रहा है कि वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू। अब ये सभी को पता है कि ये स्फेयर है, आउटसाइड के लिए इट विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी भाई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली निकलेंगी ना, देखो। यहां से निकलेंगी सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, अंदर दिखा दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब ये मिटाऊंगा तो ये टॉपिक चला जाएगा।
चलो काम भर का हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप यहां से मैं कह रहा हूं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड जाएंगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब रेडियली आउटवर्ड जाएंगी तो वो क्या करेंगी, इस कंडक्टर, ये जो इतना बचा हुआ मटेरियल है कंडक्टिंग, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज करेंगी, जो अभी आपने देखा कुछ ऐसा होगा, देखो। ठीक है, समझ ही गए होंगे। तो अब आप लोग बताइए क्या होगा इसमें, पोलराइजेशन अभी अभी बताया है। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना है, ये तो सभी को पता है। तो अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली हैं वो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, इधर ड्रिफ्ट करेंगी। जितने भी ये इस कंडक्टर में ये इतने थिकनेस में जो मटेरियल पड़ा है कंडक्टिंग, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इधर ड्रिफ्ट करेंगे। मानते हो कि नहीं? तो जब ड्रिफ्ट करेंगे तो आपको पता है कि इस साइड क्या आ जाएगा यार, इस साइड अपने पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक इंड्यूस हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसको इंड्यूस, इंड्यूस चार्ज होगा, इंड्यूस चार्ज हो जाएगा बिल्कुल। तो इंड्यूस चार्ज यहां पर जो आएगा वो इधर आपके पास नेगेटिव आएगा, और इधर अपने पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये अपने पास एक नेगेटिव चार्ज आएगा इसके इधर। तो ये एक ऐसा आप मान सकते हैं कि इसके इनर पे एक इंड्यूस चार्ज आ गया है, कितने का, क्यू इंड्यूस। और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अगर थिक सेल है तो आपको इंड्यूस इफेक्ट लेकर पोटेंशियल लिखना होगा। क्यों थिन में क्यों नहीं किया, अभी आपको क्लियर होने वाला है। ये क्यू इंड्यूस हो जाएगा, इतना ही पॉजिटिव, इतना ही इधर नेगेटिव इंड्यूस चार्ज। ये सबको क्लियर हुआ कि जो थिक सेल है उससे इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट होंगे तो उतना यहाँ क्यू छोड़ जाएंगे, और ये अपने आप को क्या करेंगे, इक्वी पोटेंशियल बनाने के लिए, अभी इसी पे आएंगे, अभी प्रॉपर्टी एक, कि ये जब भी आप कंडक्टर को कोई चार्ज देते हो या कहीं से चार्ज आता है, ठीक है, तो आप उसे क्या करते हो, वो इस तरीके से सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सो दैट आवर पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बिकम सेम, या कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो, इक्वी पोटेंशियल। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी बताई थी कि अगर दो कंडक्टर के पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ये चार्ज चलने लगेंगे, जबकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये रेडियस बी कर लो, ये ए है, ये सी है, और ये अपना रेडियस बी था ना, ये बी रेडियस था। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमारे पास तीन सरफेस है, एक फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ऐसे ट्रीट कर सकते हो आप। तीन तीन सेल ले सकते हो, एक फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और थर्ड सेल। फर्स्ट ए रेडियस का, सेकेंड कितने रेडियस का, बी रेडियस का, जिसपे नेगेटिव चार्ज है कितना, क्यू इंड्यूस, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्यू इंड्यूस। अब मैं आपको एक बहुत ही जेन्युइन चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देंगे। तो अब यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि इस केस में जो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू होगी वो इस अंदर वाले क्यू के बराबर ही होगी। कोई बच्चा इसको प्रूव कर सकता है कि ये जो क्यू इंड्यूस है ये इस क्यू के जो सामने जो इसके जिससे ये इंड्यूस हुआ है उसी के बराबर होगा इस केस में? ऐसा हम किससे प्रूफ कर सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? किससे प्रूव कर सकते हैं? जो आपने गॉस लॉ पढ़ा है, उस गॉस लॉ से आप बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते थे कि ये अपने पास था क्यू, देखो, और आपने बोला कि आपने एक सेल ले लिया, इधर ये कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर के लिए ये इसका थिकनेस था, यही तो था, यहां माइनस क्यू इंड्यूस था और यहां प्लस क्यू इंड्यूस था, और ये कंडक्टर है तो ऑब्वियसली इसके अंदर इनसाइड फील्ड जीरो होगी। तो गॉस लॉ से आप मुझे बताओ, बहुत बढ़िया यार, कुछ बच्चों को चमक गया, यही मैं देखना चाहता था, मतलब बच्चे कुछ यहाँ चीता बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात है। तो बाकी यहां पर जो है, यहां पर आप देखो, ये अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मैं अगर यहां पे एक गॉसियन सरफेस लूं,
ये इधर ये गॉसियन सरफेस लेता हूं किसी भी रेडियस का, मान लो आर रेडियस का मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है। लेकिन ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस, ये मैंने इनसाइड द कंडक्टर बनाया है, देख रहे हो आप। तो जब ये इनसाइड द कंडक्टर बनाया तो सभी को पता है कि इस आर डिस्टेंस पे यहाँ पे ई नेट जो होगा, ई नेट सबको पता है, बार बार बताया हूं कि गॉसियन से हमें ई नेट मिलता है। तो ई नेट हमारा क्या हो गया, 0। तो ई नेट अगर हमारा 0 हो गया भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस गॉसियन सरफेस का नेट चार्ज 0 होगा। और इस गॉसियन सरफेस में नेट चार्ज क्या है, एक क्यू है इस सेल ए के पास और इस सेल बी के पास, है ना, जो इसका इनर सेल है, बाहर वाले सेल का ये इनर सेल कितना था इसमें, -q। तो ये दोनों 0 होंगे, इसका मतलब हुआ कि फ्लक्स 0 होगा, है ना। ई डॉट डी एस 0 है मतलब फ्लक्स 0 है, मतलब यहां पर क्या होगा, क्यू इंड्यूस 0 होगा, क्यू इंक्लोज 0 होगा गॉसियन सरफेस से। वो कितना हो जाएगा, Q प्लस क्यू इंड्यूस इक्वल टू 0। तो आपने क्या सीखा कि जो Q इंड्यूस की वैल्यू होगी वो माइनस टाइम्स ऑफ Q होगी। तो ये बहुत बड़ी बात सीखा आपने इस केस में, स्फेरिकल के केस में ऐसे कंडक्टर्स जो होंगे। तो आपने सीखा कि अगर यहाँ प्लस क्यू दिखता है तो तुरंत इसके इनसाइड पे माइनस होगा, और फिर इसी लॉजिक से आप यहां बता सकते हो कि ये भी प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, इसमें आप क्या लॉजिक लगा सकते थे बाहर वाले के लिए। मैंने आपको कहा था कि बाहर वाले पे कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज कंजर्वेशन मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि चार्ज कंजर्वेशन ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर एनी आइसोलेटेड कंडक्टर। कोई भी एक आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उस पर चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। तो इनिशियली 0 था, अब आपने इसके फेस पे रख दिया तो यहां तो -q हो गया, q इंड्यूस की वैल्यू -q हो गई, आपने गॉस से प्रूफ किया। अब ये यार यहां -q है तो यहां पे प्लस आएगा, तभी तो नेट चार्ज पहले 0 था और बाद में भी 0 रहेगा। तो बाई चार्ज कंजर्वेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। गॉसियन सरफेस बीच में इसलिए लिया है क्योंकि बीच में ही यहां पर ये कंडक्टर है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना इधर 0 होगी ना बाहर 0 होगी। गॉसियन सरफेस के अंदर एक मैंने ऐसा प्रूफ करने के लिए एक ऐसा गॉसियन सरफेस लिया जो इस कंडक्टर के अंदर है, ये गोला, ठीक है। आर रेडियस जो है कंडक्टर के अंदर है, तो कंडक्टर के अंदर है तो आपको पता है कि यहां पे ई नेट 0 होगा। तो ई नेट 0 कौन कर रहा है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात देखो जरा, ई नेट यहां पर 0 कौन कर रहा है, भाई सुपर पोजिशन भी बता सकते हो। ई नेट के लिए कंट्रीब्यूट कौन कर रहे हैं यार, ई ड्यू टू प्लस क्यू वेक्टर प्लस ई ड्यू टू क्यू इंड्यूस वेक्टर, बोलो। तो इसका मतलब ई नेट यहां पर 0 है। इससे क्या समझ पा रहे हैं आप कि जो भी इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उल्टा होगा किसके, वो उल्टा होगा किसके, पॉइंट चार्ज के। तो वो कैंसिल आउट कर रहा है, तो नेट फील्ड यहां पर 0 है, मतलब ई ड्यू टू प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ई ड्यू टू आई इंड्यूस। समझ गए होंगे सब लोग, माइनस टाइम्स ऑफ ई ड्यू टू क्यू इंड्यूस। ठीक है, तो ये चीज यहां से भी आप समझ सकते हैं सुपरपोजिशन से। क्यू इंक्लोज बिल्कुल, तभी तो मैंने गॉसियन सरफेस बाहर लिया है ना, जस्ट इसके बाहर, इसके अंदर लिया है। तो अब ये जो सेल है इसका इनसाइड वाला और इस सेल का ये पूरा, ये दोनों इसमें इंक्लोज हैं, तो दोनों चार्ज लेंगे ना यार, तभी तो क्यू और प्लस क्यू इंड्यूस आप इंक्लोज 0 है, तो क्यू इंक्लोज आपका क्या आएगा, माइनस टाइम्स। या फिर आप अगर यहाँ साइन के साथ रखोगे तो अपने आप आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड, जैसा आप करना चाहो। तो यहां से क्यू इंक्लोज जो है 0 होगा गॉसियन सरफेस में, और क्यू इंक्लोज कौन है इस गॉसियन सरफेस में, एक प्लस क्यू है और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू इंड्यूस। अगर आप साइन के साथ रखोगे तो मैग्नीट्यूड में रिलेशन मिल जाएगा, अगर आप मैग्नीट्यूड रखोगे तो विद साइन मिलेगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आप यहां से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ कर पाए कि भाई मेरा क्यू इंड्यूस जो होगा वो भी किसके बराबर होगा, क्यू के। ठीक है, तो इतनी डिस्कशन के बाद फाइनली आपको क्या मिलता है, फाइनली आपको मिलता है कि यहां 3 सेल हैं। इस डिस्कशन के बाद आपको क्या मिला
कि इस डिस्कशन के बाद आपको ये मिला कि कभी भी अब आपको डायरेक्ट ऐसा सिचुएशन हो तो आप इतनी डिस्कशन तो बार बार नहीं करेंगे, आप सीधे अब क्या करने वाले हैं, ये था। तो अब आप क्या करेंगे, ये थिक था पूरा, है ना। तो इसका ये ए था, ये बी था, और ये क्या था पूरा सी, यहां पे चार्ज था। तो तुरंत आप क्या करेंगे, अब सभी को क्लियर हो गया कि यहां पे इंड्यूस इफेक्ट लेंगे। यहां पे आप क्या करेंगे, इंड्यूस इफेक्ट लेंगे, और वो इंड्यूस क्या होगा, यहां पे माइनस क्यू और यहां प्लस क्यू, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो कि आप 3 सेल ले सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहां पर ये ध्यान रखा जाए कि यहां पे जब थिक सेल होगा तो इंड्यूस का इफेक्ट लेना है। ठीक है, तो यहां से ये आपके पास पता चला, ये प्रूफ भाई साहब ये हुआ कि क्यू इंड्यूस की वैल्यू हमेशा क्यू के बराबर होगी, जिससे वो इंड्यूस हुआ होगा उसी के बराबर इंड्यूस चार्ज होगा। तभी मैंने यहां पे क्यू इंड्यूस, यहां पे ये क्यू इंड्यूस है और ये भी अपना क्या है, क्यू इंड्यूस। और अब ने प्रूफ किया गॉस लॉ से कि ये इसकी वैल्यू जिस चार्ज से ये इंड्यूस हुआ होगा, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसके बराबर है। चलिए, तो अब यहां पर हमारे पास पोटेंशियल V1 क्या लिखेंगे, जैसे सेल के लिए लिखते थे, लिख दीजिए। इस प्लस क्यू के वजह से हो जाएगा के क्यू बाई ए, इस माइनस क्यू के वजह से हो जाएगा, एक सेल मानेंगे इसको, इसको सेल मानेंगे कितने रेडियस का, बी का। तो इसके वजह से जो यहां पर होगा सेंटर पे, वही यहां पर होगा, वही इसके सरफेस पे होगा, क्योंकि माइनस क्यू का जो सेल है उसका सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस के क्यू अपॉन बी। फिर सी के लिए आ जाइए, सी के लिए भी क्या बोलेंगे कि जो इसका पोटेंशियल सरफेस पे होगा वो यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, सेंटर पे होगा। तो क्या लिखेंगे, और जो इसके सेंटर पे होगा वही इसके यहां पर होगा। तो सेंटर से सरफेस तक इसका पोटेंशियल कांस्टेंट लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, प्लस के क्यू अपॉन, बताइए, सी। तो अब इस तरीके से अपना V1 आएगा अंदर का जो ये जो V1 जो होगा, ठीक है, ये जो V1 होगा वो अपना जो है क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ सेल 1 का पोटेंशियल ये आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको चाहिए कि V2 क्या होगा, तो V2 इस साइड का जो आपका जो बाहर का सेल है, तो बाहर के सेल का पोटेंशियल लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे आप, V2 इन साइड का लिखेंगे तो आपको हमेशा 0 मिलेगा, मतलब इन साइड से। अच्छा, ये बात इंटरेस्टिंग है कि अगर यहां E0 है यार, तो V2 और V3 बराबर होंगे, V2 इक्वल टू V3 होगा। ये बात सभी लोग समझते हैं, क्योंकि इनसाइड अगर ये 0 है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहना है। तो आप 3 का लिखो चाहे 2 का लिखो, पोटेंशियल सेम आएगा, आप करके देख सकते हो। तो V2 इक्वल टू V3 होगा, और वो कितना होगा, देखो यहां पे जैसे V3 का लिखना चाहते हो तो ये Q के लिए ये 2 पॉइंट या 3 पॉइंट आउटसाइड का है, तो दिस विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अपॉन, यहां पर आएगा सी, अगर आप यहां पे हो तो आपका आएगा ये सी, के क्यू अपॉन सी, मानते हो कि नहीं, के क्यू अपॉन सी इसके लिए आ जाएगा। और इसका अपना कितना हो जाएगा, अपना हो जाएगा फिर से के क्यू अपॉन सी। ठीक है, आप बोलोगे सर ये माइनस क्यू का नहीं लिखेंगे, यहां पर माइनस क्यू का यहां पर नहीं लिखेंगे। तो देखिए, ये खुद का जो सेल है, इस माइनस क्यू का जो यहां पर होगा, बाहर के लिए आप लिखना चाहेंगे तो माइनस आप लिख लीजिए। ठीक है, इसमें अगर आप लिखना चाहेंगे तो फिर माइनस के क्यू अपॉन सी होगा, और यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, प्लस के क्यू अपॉन सी, तो वो कैंसिल आउट होगा और फिर आएगा केवल के क्यू अपॉन सी। यहां पे पूरा लिखना होगा। तो जैसे मैं V3 लिखना चाहता हूं तो V3 क्या होगा, इस प्लस क्यू के वजह से के क्यू अपॉन सी, ये आपने लिख दिया, क्या सोचकर कि ये जो Q है दिस विल बिहेव एज ए, क्या इसके लिए ये सेल 3 का जो सरफेस है वो आउटसाइड का पॉइंट है,
तो आपने लिखा के क्यू बाई सी। अब ये जो सेकेंड सेल है माइनस क्यू का, इसके लिए भी ये सरफेस क्या है, आउटसाइड, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे आप, माइनस के क्यू बाई सी। और इसके अपने सरफेस का क्या होगा, के क्यू बाई सी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। तो आपको एक चीज और मिलता है कि कभी भी ऐसा सिचुएशन हो तो बाहर के लिए अगर यहाँ इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल यहां पर कैंसिल आउट हो रहा है, तो V3 आपके पास के क्यू बाई सी आ जाएगा। ये क्लियर है, देख लीजिए सब लोग। और अगर आप बोलोगे सर V2 लिख के दिखाओ, क्या V2 भी यही आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए V2 लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए बाहर का पॉइंट है तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाई बी। इसके अपने सरफेस का चार्ज कितना है, माइनस क्यू, तो इसके अपने सरफेस पे कितना होगा, माइनस के क्यू बाई बी। और अब ये जो चार्ज बाहर है इसके लिए ये जो सेकंड का जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, इनसाइड का पॉइंट। तो इस चार्ज के लिए जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही यहां होगा या इसके सेकंड के सरफेस पे होगा। तो क्या लिखेंगे, प्लस के क्यू बाई सी। तो फिर से देखिए ये कैंसिल आउट होता है, तो आपको क्या मिलता है यहां से, V2 इक्वल टू V3। वो होना भी चाहिए था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, ई जीरो है, तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट होना ही होना है। क्लियर है सभी बच्चों को। बहुत ज्यादा लिंक नहीं है, आपका बैकलॉग हो गया है जो भी है, बट देखिए कभी भी कोई भी चीज यूज हो जाती है तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जो भी बैकलॉग है उसे पूरा कर लीजिए, ठीक है। कोई भी चैप्टर का कहीं भी कोई भी चीज, हम मैंने तो अभी आपको बचा ले गया, मैकेनिक्स में भी मैं इसको यूज करा सकता हूँ, इलेक्ट्रो के एक से एक क्वेश्चन में मैकेनिक्स में करा सकता हूँ। अभी मैंने नहीं कराया क्योंकि मैकेनिक्स में हाथ तंग है आपका। जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो इसको इलेक्ट्रो से भी मर्ज करके मैकेनिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो फिजिक्स में जो अब आप आईआईटी की तैयारी करते हैं बेसिकली एडवांस की, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैंने थिक सेल का बारे में बताया। और जब थिक सेल होगा तो आपको इंड्यूस इफेक्ट लेना है। अब मुझे ये बता दीजिए कि थिन सेल में क्यों नहीं लेंगे। किसी बच्चे को चमका कि थिन सेल में सर नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। मान लीजिए ये सेल थिन हो जाए, दो थिन सेल सराउंडेड है, क्यों नहीं लेंगे भाई, कोई बता सकता है क्या ऐसा हो गया था। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दो ही ले रहा हूं, मान लो ये थिन सेल है। अब आप देख रहे हो इनका कोई भी इनर और आउटर रेडियस नहीं है, कितना पतले हैं, ये ए है और ये बी है, मतलब इसका इनर रेडियस भी बी है और ये इसका आउटर रेडियस भी बी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मान लो मैं यहां पे बोलूं ये प्लस क्यू है, तो इसका ये मान लो क्यू ए है, मान लो, चलो ठीक है, या Q1 ले लो, जो भी ले लो, चलो ये QA ले लो, और यहां पे QB था। अगर आप इंड्यूस पहले से आपने दिया है, इंड्यूस इफेक्ट होगा तो क्या होगा, अगर आप यहां इंड्यूस इफेक्ट कंसिडर करेंगे भी तो इस QA की वजह से यहां क्या इंड्यूस होगा, अभी आपने देखा माइनस QA, और यहां क्या इंड्यूस हो जाएगा, प्लस QA। तो यहां पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, QA प्लस QB, और इस पे माइनस QA, इस पे प्लस Q, यही तो आएगा। लेकिन यहां पे क्या चक्कर है कि जब आप माइनस क्यू इस इंड्यूस इफेक्ट को लोगे तो इंड्यूस इफेक्ट का इनर रेडियस भी बी है और आउटर रेडियस भी बी है। तो ध्यान दीजिएगा माइनस क्यू के वजह से जो यहां पर पोटेंशियल होगा और जो प्लस क्यू के वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, क्योंकि नीचे बी बी लिखा जाएगा तो वो कट जाएगा। मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि व्हाट इज V1 या ए है ये बी है, थिन सेल की अगर बात करें थिन सेल के लिए, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर VA, वो लिखेंगे, इसके वजह से तो वही होगा के क्यू ए अपॉन ए, समझ गए। अब इधर आ जाओ, ये इस पे कितने चार्ज हैं आपके पास, एक माइनस, चलिए आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं ये वाला पहले हटा देता हूं, एक्स्ट्रा चार्ज यहां पे अभी नहीं दे रहे हैं, तो केवल इंड्यूस ले रहे हैं, हमें इंड्यूस ही चेक करना है अभी, बी सॉरी इंड्यूस। तो इंड्यूस कितना होगा ये पता है आपको, किसके बराबर की वैल्यू का इंड्यूस होता है, माइनस QA और यहां प्लस QA, ठीक है।
तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब यहां पर सेल ए की वजह से इसके अपने चार्ज का पोटेंशियल ये हो जाएगा, और ये माइनस क्यू ए का पोटेंशियल यहां पर कितना होगा, वही होगा जो माइनस क्यू ए के सरफेस पे होगा। आप माइनस क्यू ए का एक सेल मानोगे, बट इनर और आउटर का रेडियस सेम है तो बी ही मानोगे, तो इसके वजह से जो यहां पर होगा वही सेंटर पे होगा, वही इसके सरफेस पे होगा। क्या लिखेंगे आप, माइनस के क्यू ए अपॉन बी, यहां बी ही लिखा जाएगा। और आउटर के लिए क्या लिखा जाएगा, प्लस के क्यू ए अपॉन बी ही लिखा जाएगा। ये भी बी, ये भी बी, क्यों, क्योंकि इनर और आउटर रेडियस सेम है। जबकि यहां देखिए, यहां पे इनर रेडियस, आउटर रेडियस सी था और इनर रेडियस बी था, इसीलिए माइनस क्यू का एक बार के लिए बी हुआ था, नीचे लिखा जाएगा, और प्लस क्यू के लिए सी, तो वो कटा नहीं था। समझ गए होंगे शायद, इसके लिए ए के लिए। तो यहां पर आपके पास ये कट जाएगा, और यहां पे बी ए कितना आ जाएगा, के क्यू ए अपॉन ए। तो आपने क्या सीखा इससे, कि अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे। अगर थिन सेल है तो मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, फॉर थिन सेल डज नॉट कंसिडर द इंड्यूस इफेक्ट। फॉर थिन स्फेरिकल सेल डज नॉट कंसिडर, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, देख रहे हैं, एक माइनस क्यू का और प्लस क्यू का इफेक्ट यहां कैंसिल आउट हो जाएगा ए पर के लिए। समझ गए होंगे। तो फॉर थिन स्फेरिकल सेल डज नॉट कंसिडर द पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, क्योंकि वो नलीफाई कर रहे हैं, जितना एक प्लस क्यू का होगा उतना ही माइनस क्यू का होगा। बट थिक सेल के लिए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि थिक सेल में इनर का रेडियस और आउटर का रेडियस अलग होगा, तो वो पोटेंशियल कैंसिल आउट नहीं होंगे। यहां तक क्लियर है सभी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पोटेंशियल जब भी आप लिखेंगे तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, वही एक प्रॉपर्टी यूज हो रहा है कि कंडक्टर के सेंटर, स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर से और कहां तक, सरफेस तक का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो जो सरफेस पे होगा वही सेंटर से सरफेस के किसी भी पॉइंट पर होगा। थिक के सेल में यहां पे हॉलो है, यहां कुछ भी नहीं है, ये कंडक्टर है अपने पास, मान लो इसको ऐसे ले लो, ये कंडक्टर है, तो चार्ज सरफेस पे ही रहेगा। और यहां पे एयर है, कुछ भी नहीं है, फिर ये थिक सेल आ गया। समझ गए। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको बताया जा चुका है कि E इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा परपेंडिकुलरली इंटर करेंगी या एग्जिट करेंगी किसी, कहां से, सरफेस ऑफ द कंडक्टर से। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वाला, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको पता है कि जो भी हमारे सरफेस पे कंडक्टर होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर निकलेंगी। मतलब ये चीज मैंने आपको बता रखी है पहले से ही कि अगर इसमें चार्ज रख दें, है ना, तो इसकी फील्ड लाइंस हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। क्यों, अगर परपेंडिकुलर नहीं होगी तो याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं मैनेज हो पाएगा, है ना। ये परपेंडिकुलर होगी तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसके परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये इस पे मूव नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, कहीं ऐसा हो गया, मान लो मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, इसका जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, जो इस चार्ज पे क्या कर जाएगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियल डायरेक्शन में
और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। मानते हो कि नहीं? तो टेंजेंशियल डायरेक्शन वाले के वजह से यहाँ पे मान लो ये चार्ज है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड q है, तो यहाँ पे q इंटू ई टेंजेंशियल, ये e के दो कंपोनेंट है, एक e रेडियल और एक e टेंजेंशियल। तो इसके वजह से ये इस पे चलने लगेगा, मूव करने लगेगा। मानते हो? तो जब ये इस पे मूव करने लगेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। ठीक है, तो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक पढ़ते हैं ना हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम q इंटू ई टेंजेंशियल शुड बी जीरो, और इसका मतलब हुआ कि E शुड बी रेडियल, E शुड बी रेडियल। ये बताया भी था मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता रहा था। तो करंट फ्लो करने लगेगा, है ना, आइसोलेटेड कंडक्टर में, वो जबकि होता नहीं। एक मेटल का गोला लो आप, मेटल का बॉल लो, उसमें करंट थोड़े बहता है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। आगे जाके वो कर्व लाइन बन सकता है। ठीक है, जब वो निकल रहा होगा तब ऐसा होगा। ठीक है, तो दैट इज द रीजन बिहाइंड। ठीक है, ई इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब ये बात अगर आप जान गए कि इफ, इससे आप और क्या अच्छी बात कंक्लूड कर पाएंगे कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो इससे आप और क्या बोल सकते हैं कि द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। मानते हैं कि नहीं? इक्विपोटेंशियल। तो कोई भी कंडक्टर का सरफेस चाहे जैसा हो वो हमेशा इक्विपोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डी आर डिस्प्लेसमेंट है, तो ई इज परपेंडिकुलर टू डी आर होगा। अगर आप इस साइड डी आर लेते हैं, ठीक है, और ई हमें ये है ना, मान लो इधर मैं डी आर ले रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर डी आर लेते हैं तो आपने अभी प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इसका मतलब डीवी क्या होगा यार सरफेस पे? यहाँ पे मैं सरफेस का कोई पॉइंट ए ले लूं और यहाँ पे सरफेस पे कोई पॉइंट बी ले लूं, तो यहाँ पर ये ई डॉट डी आर जो होगा वो डीवी जीरो होगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं यार कि वी ए इक्वल टू वी बी होगा, इनफैक्ट सभी पॉइंट्स के लिए होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। एंड दैट इज द रीजन कि अगर हम कोई चार्ज देते हैं, एक जगह पे चार्ज छोड़ते हैं, तो वो चार्ज पूरे सरफेस पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? टू मेक द कंडक्टर टू बिकम इक्विपोटेंशियल। तो इससे आप ये बताते हैं कि सरफेस को अगर आप कोई चार्ज देते हो, इफ ए चार्ज, ये चीज आप यहां से ये भी कंक्लूड कर पा रहे हैं, इफ ए चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर, it will redistribute on the surface, है ना, in such a way so that surface become equipotential, surface become equipotential। तो दैट इज द रीजन कि क्यों हमारा कोई भी चार्ज जो है, अगर आप कंडक्टर को देते हो तो सरफेस पे क्या हो जाता है? वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड, टू मेक द सरफेस टू बिकम इक्विपोटेंशियल। तो ये कहानी थी अपनी कि कोई भी चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो उससे हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं और क्यों परपेंडिकुलर ही इंटर करेगा या एग्जिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। सभी बच्चे जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। मान लीजिए कोई भी एक कर्व लेता हूं, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो उनको बता देता हूं। मान लो मैंने ऐसा कोई कर्व ले लिया, तो इस कर्व को आप बहुत सारे छोटे छोटे, इस कर्व को आप बहुत सारे छोटे छोटे आर्क में डिवाइड कर सकते हो कि नहीं? मान लो ऐसे ले लो,
ऐसे ले लो, ठीक है। तो मान लो आप इसको बहुत सारे आर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने मान लो इतना टुकड़ा कट किया, तो आपको क्या दिखता है कि ये जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा आपने कट किया है इस आर्क में, ये इससे एक सर्कल बना सकते हो। इसको लेकर ऐसे एक सर्कल बना सकते हो कि नहीं मेरे भाई। और इस सर्कल का ये एक तरीके से आर्क जो है पार्ट कहलाएगा। तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा ना R1, तो दिस R1 इज या RA, दिस, ये बड़ा बना रहा हूं, ये बहुत छोटा होता है, तो ये पॉइंट ए का क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो RA इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मान लो आप यहां पे पॉइंट है B, तो इसको लेते हुए अगर आप एक कोई सर्कल बनाते हो, ठीक है, तो ये आर्क को लेकर जो आप सर्कल बनाओगे वो कहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा, RB का। तो शायद समझ गए आप लोग कि कोई भी एक आर्बिट कर्व है, उसके हर एक टुकड़े को जहां पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, वहां पे उस पॉइंट पे एक आर्क कट करो, और उस आर्क का जो रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो RA एंड RB बी द, ये सर्कुलर मोशन में और डिटेल में देखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पॉइंट A एंड B। समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर मैं सर्कल बोलता हूं तो आपको खुशी होगी कि सर सर्कल में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा सर, बताइए आप लोग। किसी सर्कल का या स्फेयर का रेडियस, अगर मैं कोई भी टुकड़ा कट करूं यार, तो वो सभी टुकड़े का रेडियस क्या होगा, यही तो आर्क बनेगा। यहां पे कोई भी आर्क कट करो, सबका सर्कल सेम ही है, तो सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आता है, सेम आएगा। तो किसी सर्कल की या स्फेयर की बात करें तो स्फेयर के हर पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस के बराबर ही होगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं आपको दो कंडक्टर देता हूं, इनका जो ये स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब समझिए कि अगर मान लीजिए मैं आपको दो कंडक्टर देता हूं, अगर मैं आपको दो कंडक्टर देता हूं, एक ऐसा और दूसरा कंडक्टर आपको दे रहा हूं ऐसा, कोई भी आर्बिट कंडक्टर, दो अलग अलग शेप, मैंने इसको भी चार्ज दिया और इसको भी चार्ज दिया, मान लो सेम चार्ज दिया, तो आपको पता है कि क्या होगा, ये चार्जेस जो है अभी अभी आपने पढ़ा कि ये चार्जेस क्या होंगे, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दे आर कंडक्टर, दे आर बेसिकली कंडक्टर। ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये भी अपना कंडक्टर है, वो हॉलो भी हो सकता है सॉलिड भी, तो ये कंडक्टर है। तो इसको अगर आपने चार्ज दिया तो सरफेस पे क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसका रीजन अभी आपको बताया, टू मेक द सरफेस टू बिकम इक्विपोटेंशियल। तो अगर जहां जहां पे इरेगुलर शेप का है तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉन यूनिफॉर्म होगा। इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस को हमें क्या करना है, इक्विपोटेंशियल बनाना है, तो ये जो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें, कहीं ज्यादा कहीं कम, ठीक है। और ये जो ज्यादा कम होगा उसी को आप क्या बोल रहे हैं, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहां देखिए ये किस रूल को फॉलो करेगी, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इरेगुलर शेप हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे सिग्मा ज्यादा होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको ज्यादा मिलेगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब वहां डेंसिटी ज्यादा। जैसे देखिए यहां नुकीला है, यहां पे एज है, शार्प एज होगा, तो शार्प एज जहां पे ज्यादा होगा वहां चार्जेस ज्यादा रिसाइड करेंगे, और जहां फ्लैट होगा वहां पे कम। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर इतने का बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ये सर्कल, ये सर्कल आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इधर आप बनाओगे तो बड़ा बनेगा। तो आपको क्या दिखता है कि ये जो सर्कल का रेडियस है, मान लो इसे R1 बोल रहे हैं, इसे आप R2 बोल रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है कि R1 जो है वो लेस देन R2 है। तो इसका मतलब यहां पे जो सिग्मा 1 होगा वो लेस देन सिग्मा, सॉरी, सिग्मा 1 शुड बी ग्रेटर देन, ये अपने पास है R1 लेस देन R2, मतलब सिग्मा 1
शुड बी ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो आपने क्या देखा कि सिग्मा यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है ना, हर जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है इरेगुलर शेप के कंडक्टर में, उसका रीजन आपको बताया। लेकिन जो सरफेस के पोटेंशियल होंगे यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये सब इक्वी पोटेंशियल है। तो इसको इक्वी पोटेंशियल बनाने के लिए अपना जो चार्ज तुमने दिया है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, समझ गए। लेकिन अगर यही स्फेरिकल होता है जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, तो ये हमेशा ऐसे आप दिखाते हो, हमेशा यूनिफॉर्म दिखाते हो। क्यों दिखाते हो, सभी को क्लियर है? ऐसा क्यों दिखाते हो आप, यूनिफॉर्म क्यों दिखाते हो? क्योंकि सभी जो है यहां पे हर एक आर्क का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है, मानते हो? तो इसका सिग्मा जो होगा हर जगह पे क्या होगा, यहां पे सिग्मा कांस्टेंट होगा। दैट इज द रीजन बिहाइंड। लेकिन अगर इरेगुलर शेप का है तो इरेगुलर शेप के लिए जो अपनी चार्ज डेंसिटी है, जो जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, जहां पे शार्प एज होगा, वहां पे डेंसिटी, क्राउडनेस, चार्ज का एक्युमुलेशन ज्यादा होगा, ठीक है, टू मेक द सरफेस टू बिकम इक्विपोटेंशियल। क्लियर है? तो दैट इज द रीजन बिहाइंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। कंडक्टर अपने चार्जेस को अपने सरफेस पे इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा सो दैट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर टू बिकम इक्विपोटेंशियल। क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि अगर ये यहाँ का पॉइंट अगर V1 हो जाए और यहाँ का पॉइंट V2, तो ये यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो ये चार्ज ऐसे मूव करने लगेंगे हाइयर पोटेंशियल से लोअर, जो कि नहीं होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ये सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ये अपना हो गया इसका एक्सप्लेनेशन कि हमारी जो चार्जेस है, ठीक है, ये अपना यूनिफॉर्म होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म सिग्मा जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो यहां पे तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि हर पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल रहा है। बट अगर स्फेरिकल है तो वहां का रेडियस देखिए यहां लिखा हुआ है कांस्टेंट है, तो सिग्मा अपना क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, अब और कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे आते हैं। ठीक है, कंडक्टर के सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे आते हैं कि अगर कोई कैविटी बना दें किसी कंडक्टर में तो कहानी क्या क्या होगी वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप कभी यहां पर किसी भी कंडक्टर में यहां से कोई कैविटी बना दे, अरे भाई मैं कभी कभी नहीं हमेशा ही अच्छा समझाने की कोशिश करता हूं। अब वो अलग बात है कि आपको कभी कभी समझ में आता हो। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को ज़मीन पे लेट कर समझा दूं कि आपको बेसिक से समझ में आ जाए। लेकिन अब मेरी भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, आप अपनी चीज़ों को बढ़ाइए तो हमेशा ही आपको अच्छा समझ में आएगा। कैविटी इन ए कंडक्टर, तो ये कंडक्टर है, इसमें ये कैविटी है। तो दो केस लिया है, कैविटी विदाउट चार्ज, और एक में क्या किया, एक कंडक्टर है उसमें ये खाली कर दिया, उसकी कैविटी बना दी, उसमें से इतना कंडक्टिंग मटेरियल निकाल दिया तो यहां खाली हो गया, उसमें एक्सटर्नल चार्ज भर दिया। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा कि देखिए यहां पे कोई चार्ज नहीं है। आपको पता है कि ई हमेशा जीरो होता है, वो जीरो है, कोई चार्ज भी नहीं है। चार्ज भी होगा तो यहां पर चार्ज भी होगा कहीं पे, तो इस पॉइंट पे हमेशा फील्ड जीरो होगा, ये आपको पता है। तो यहां तो सब जीरो रहेगा, यहाँ ई जीरो रहेगा। और अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो यहां कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू जीरो होगी। यहाँ VA इक्वल टू VB होगा, वो बात ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो होगी क्योंकि E यहाँ पर भी क्या है, जीरो है। यहाँ पर VA इक्वल टू VB, यहाँ चार्ज नहीं है, बेसिक बात तो ये है, E तो हमेशा ही जीरो रहता है। तो पोटेंशियल भी यहाँ जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है जीरो है, कोई भी चार्ज भी नहीं है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। ठीक है, अब आप यहां आ जाओ कैविटी के, तो किसी न्यूट्रल यहां पे एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर कैविटी रखने का मजा क्या है, देखिए जादू होने वाला है। क्या जादू होगा कि ये जो चार्ज है ये इंड्यूस होगा। अभी अभी मैंने कुछ आप लोगों को बताया, अगर कोई बच्चा रिलेट कर पा रहा है कि यहां से इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मानते हैं कि नहीं।
और इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं बार बार नहीं बता रहा हूं, यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से क्या होंगे, ड्रिफ्ट करेंगे कैविटी के सरफेस की तरफ। मानते हैं कि नहीं, इधर चलना शुरू करेंगे कैविटी के सरफेस की तरफ। मानते हैं? क्यों भाई, क्यों ऐसा होगा? कौन चलाएगा इसको, बोलो? ये जो पॉइंट चार्ज है इसकी फील्ड होगी ना इस तरफ, ई ड्यू टू प्लस क्यू, और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर होंगे। तो अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चों को पता है कि अब यहां से क्या होने वाला है, इसमें अब क्या होने वाला है, वो चीज मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाऊंगा, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव, कैविटी के इनसाइड नेगेटिव इंड्यूस होगा, और यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव, यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव इंड्यूस। लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये जो कंडक्टर है इरेगुलर शेप का है, दिख रहा है सभी बच्चों को? ठीक है, ये इरेगुलर शेप का है। लेकिन इस वाले जो ये कैविटी है ये स्फेरिकल है, तो इसमें हमने देखिए इंड्यूस चार्ज जो है कैसा बनाया है, यूनिफॉर्म बनाया है, पोलराइजेशन का इफेक्ट है। लेकिन ये भी मैंने प्रूफ किया, ये क्यू इंड्यूस होगा और यहां भी क्यू इंड्यूस होगा। मैंने ये भी अभी आपको प्रूफ किया कि अगर आप कोई यहां पे गॉसियन सरफेस लेते हैं, कोई भी अगर आप एक यहां पे गॉसियन सरफेस लेते हैं, कैसी भी शेप का, ऐसा एक गॉसियन सरफेस लेते हैं यहां पर, ये फिर प्रूफ कर दे रहा हूं, तो गॉसियन सरफेस अगर लेंगे तो इस पे यहां पे कोई भी पॉइंट पे अगर आप ई की बात करेंगे तो यहां पर ई इनसाइड का पॉइंट है कंडक्टर के अंदर का, तो यहां ई नेट हमेशा जीरो होगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूं, ई नेट यहां पर जीरो होगा। तो ई नेट अगर जीरो है, क्यों? क्योंकि इनसाइड पॉइंट ये पी मान लेते हैं, एट पी ये जीरो होगा। क्यों? क्योंकि पी इनसाइड पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर है। मानते हैं कि नहीं? तो अगर ये इनसाइड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर है और ये जीरो हो रहा है, तो कैसे जीरो हो रहा है? ये माइ प्लस क्यू का चार्ज जो है, इस पे दो चार्ज आएंगे, ये बाहर वाले का तो यहां आएगा नहीं क्योंकि इसकी फील्ड लाइंस इधर जाएंगी, इस प्लस क्यू की वजह से यहां पर एक आएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके वजह से यहां पर एक आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि ई ड्यू टू प्लस क्यू एट पी का वेक्टर प्लस ई ड्यू टू क्यू इंड्यूस का वेक्टर एट पी, ये कैंसिल आउट कर रहे होंगे, अभी अभी समझाया है। और गॉस लॉ से आपने ये प्रूव किया कि ई नेट जीरो है, तो इसका मतलब क्यू इंक्लोज जो होगा वो जीरो होगा, मतलब क्यू माइनस क्यू इंड्यूस इक्वल टू जीरो। अगर आप साइन के साथ लिख रहे हैं, मतलब आप नहीं जानते हैं साइन क्या होगा, तो आप ऐसे लिख लीजिए, तो आपको क्या पता चल रहा है कि क्यू इंड्यूस माइनस टाइम्स ऑफ क्यू के बराबर होगा। ये दोबारा मैंने रिपीट किया इसमें भी, ठीक है। तो अब यहां पे अपने पास ये आ गया, और ये बताया कि इसको सुपर पोजिशन से भी देख सकते हैं। तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, वो ये है कि कैविटी के अंदर जो भी चार्ज है भाई, उसका इफेक्ट बाहर के लिए कौन नलीफाई कर रहा है? उस कैविटी के इनसाइड जो इंड्यूस चार्ज है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप यहां से नोट करके बोल सकते हैं कि फील्ड या पोटेंशियल, आगे आप पढ़ेंगे पोटेंशियल के लिए भी, और पोटेंशियल है ना, फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज इनसाइड द कैविटी एट एनी पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, एट एनी पॉइंट outside the cavity is cancel out by induced charge। ठीक है, कौन सा इंड्यूस चार्ज? एट द surface of the cavity, inside surface of the, मतलब at the surface of the
ऑफ द कैविटी। तो आपने क्या देखा कि जो बाहर की जो ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके वजह से यहां पर आता, उसको किसने कैंसिल आउट किया? इंड्यूस चार्ज के पी ने। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज प्रॉपर्टी आपको मैंने कैविटी की बताई कि बाहर के लिए जब भी आपको पोटेंशियल लिखना होगा, मान लीजिए अब आपको यहां पर लिखना होगा, इसके वजह यहां पे कहीं, यहां पर तो जीरो हो गया, कहीं आप पूरे बाहर चले गए यहां पर, तो यहां पर क्या करेंगे? जो ये सरफेस पे है ना, उसी का पोटेंशियल और फील्ड यहां पर आएगा, इसका और इसका कौन नलीफाई करेगा? इसके कैविटी के अंदर पोलराइजेशन से जो इंड्यूस चार्ज है। और आपने प्रूफ किया हुआ है कि जो ये इंड्यूस चार्ज है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? माइनस क्यू के बराबर ही होगी। ये सभी को क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए, अब मान लीजिए इसी को और थोड़ा सा देखते हैं। मैंने इरेगुलर के जगह पे हम रेगुलर करते हैं जिससे निकाल पाए कुछ। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, एक रेगुलर स्फेयर लिया, उसमें कैविटी बना दी। ऐसा, ठीक है, ये अपना कंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे मैंने एक चार्ज रख दिया, जरूरी नहीं है कि वो सरफेस पे हो, ठीक है, अगर वो सरफेस पे नहीं होगा तो क्या चीज होगी वो देखिए। ये प्लस क्यू मैंने यहां से, इसका सेंटर है, यहां रख दिया, सरफेस पे नहीं है, ये यहां पर है, ठीक है, इसका सेंटर यहां पर है, ये कहीं यहां पर है, नॉट एट द सेंटर ऑफ द कैविटी, ठीक है। चार्ज प्लस क्यू नॉट एट द सेंटर ऑफ द कैविटी, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये कंडक्टर भी स्फेरिकल है, तो अब कहानी क्या होगी? इंड्यूस इफेक्ट से आपने ये देखा कि अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज है, ठीक है, आपने क्या देखा कि कैविटी के अंदर कोई चार्ज है तो यहां पे एक इंड्यूस होगा, लेकिन अब ये इंड्यूस नॉन यूनिफॉर्म होगा इसमें। क्यों नॉन यूनिफॉर्म होगा? क्योंकि ये सरफेस पे नहीं है, चार्ज के पास वाले सरफेस पे यहां पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगे और इधर आपके कम होंगे। तो ये आप बोल सकते हो कि इनसाइड, इसके दो पॉइंट्स हैं, इनसाइड द कैविटी, है ना, इंड्यूस चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे अगर ये सिमेट्रिकली नहीं रखा है, मतलब सरफेस पे नहीं रखा है, ठीक है। जिस चार्ज के पास वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, लेकिन इसकी वैल्यू सभी को पता है, क्यू इंड्यूस की अभी अभी हमने प्रूव किया है, वो कितनी होगी? माइनस क्यू। और फिर यहां पर क्या आएगा? एक प्लस क्यू, ये भी अभी आपने देखा पोलराइजेशन से। लेकिन यहां पर जो है ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये पूरा जो है अपना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्यों? टू मेक द सरफेस टू बिकम इक्विपोटेंशियल, क्योंकि इसका और इसका इफेक्ट यहां पर कैंसिल आउट होगा, मानते हो? तो यहां पर जो भी चार्ज है वो यहां पर आ चुका होगा और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो सेम चार्ज जो कैविटी के अंदर है वो आपको बाहर दिखने लगेगा, बट वो यूनिफॉर्मली होगा अगर ये स्फेरिकल है तो। चार्जेस, इंड्यूस चार्जेस, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं। चार्जेस, इंड्यूस चार्जेस, वो अलग बात है कि उसकी वैल्यू कैविटी में रखे हुए चार्ज के बराबर होगी। तो इंड्यूस चार्ज, ये हमने गॉस से प्रूव भी किया। तो इंड्यूस चार्ज एट आउटसाइड सरफेस, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर लिख देता हूं, तो एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर है ना, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। रीजन आपको पता है, टू मेक द सरफेस टू बिकम इक्विपोटेंशियल। और यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके सेम है। आप बोलोगे सर यहां भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम थे, लेकिन आपने यहां पर तो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है कि यहां पे अगर कोई पॉइंट ले लो आप, ठीक है, तो यहां पे अगर कोई पॉइंट लोगे तो यहां पे डिस्टेंस इसके वजह से x है,
और यहाँ पे इसके वजह से डिस्टेंस कुछ और है, तो इस प्लस क्यू का पोटेंशियल यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पर जो आएगा वो अलग अलग होगा कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं सब लोग? कि यहाँ पर क्यों नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है मैंने, इसको समझिए। जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ये यहां पर है ना यार। तो यहां से अगर मैं x लेता हूं तो ये डिस्टेंस कुछ क्या हो जाएगा, कुछ भी मान लो, ये x1 ले लो, ये x2। तो इस प्लस q का पोटेंशियल यहां पर क्या लिखा जाएगा, kq अपॉन x1। और इंड्यूस चार्ज का क्या होगा, कुछ इंड्यूस चार्ज का यहां पर पोटेंशियल होगा। तो इन दोनों को नलीफाई करने के लिए, ये तो दोनों बराबर हैं, तो डिस्टेंस में वेरिएशन होगा। तो ये चार्जेस का यहां पर वेरिएशन, इसको निकालना इम्पॉसिबल इवेंट है। ये चार्जेस यहाँ पे नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जहां पे इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो उसको नलीफाई करने के लिए यहाँ चार्जेस ज्यादा होंगे, क्लियर है, और यहाँ पे कम होंगे। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड। लेकिन अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस पे सभी को पता है कि इसका कंट्रीब्यूशन या इसका कंट्रीब्यूशन बाहर में जीरो होगा। इंड्यूस चार्ज का या कैविटी के अंदर वाले चार्ज का जो पोटेंशियल या फील्ड बाहर के लिए जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जो इसका पोटेंशियल होगा बाहर के लिए वही ये इसका होगा और वो कैंसल आउट करेगा। क्यों भाई? क्योंकि बाहर के लिए ये भी पॉइंट चार्ज के लिए बिहेव करेगा यहां पर, और ये नेगेटिव चार्ज का सेल ये भी बाहर के लिए क्या करेगा, पॉइंट चार्ज, तो दोनों कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है। तो इंड्यूस चार्ज एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेक द सरफेस टू बिकम इक्विपोटेंशियल। ठीक है। तो ये कहानी है, अगर मान लो अगर ये सेंटर पे ना रखा हो तो। ठीक है। मैंने आपको इस पॉइंट में ये बताया कि अगर चार्ज आपका सेंटर पे नहीं रखा है, कैविटी के यहां रखा है, तो कैविटी के अंदर जो पोलराइजेशन इफेक्ट से इंड्यूस चार्ज होगा वो आपका नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि ये जो चार्ज है इसका जितना यहां पे पास होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस ज्यादा होगा, और जो इससे दूर सरफेस होगा वहां पे कम होगा। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि हमारे चार्जेस की जो डिस्टेंस है, यहां पे देखिए, अगर ये सेंटर पे होता तो सभी सरफेस के पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होते कि नहीं, तो इसके वजह से जो पोटेंशियल होता और ये नेगेटिव चार्ज के वजह से जो सेंटर पे होगा वही यहां पर होगा, तो कैंसिल आउट हो रहा था। लेकिन अब ये यहां पर आ गया है, तो इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको इससे नलीफाई करना है। तो नलीफाई करने के लिए ये अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेगा, दैट इज द रीजन बिहाइंड। लेकिन सरफेस पे यही माइनस क्यू इंड्यूस होके यहां पे आ जाएगा प्लस क्यू। ठीक है। तो जब ये प्लस क्यू आ जाएगा तो यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यहां से इसका लेना देना इन दोनों का यहां कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो जीरो जाएगा। तो इसको अपने आप को इक्विपोटेंशियल बनाना है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दैट इज द रीजन, यही बताया मैंने आपको। क्लियर है सभी को? तो आपने एक बहुत अच्छी बात देखी कि कैविटी के अंदर जो चार्ज है, ठीक है, कैविटी के अंदर जो चार्ज है वो ऑटोमेटिकली इंड्यूस इफेक्ट से कहां आ जाता है, बाहर आ जाता है, उतना ही चार्ज बाहर आ जाता है। तो अगर मैं आप लोग को बोलूं, एक क्वेश्चन दूं, तो आप लोग शायद सभी लोग करने वाले हो। मान लीजिए दो कैविटी है और ये इसका सेंटर है, सेंटर से कुछ डिस्टेंस है इसका, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, ये पी पॉइंट पड़ा है। ठीक है। ये कैविटी बनाया है आपने, इसमें दो कैविटी बना दिया है। एक में आपने यहाँ पे चार्ज रख दिया क्यू ए, कहाँ रखा उससे बहुत मैटर नहीं है। यहाँ पे आपने एक चार्ज रख दिया आपने क्यू, और यहाँ पे रख दिया 3Q -3Q। ठीक है। ये सेंटर इसका अपना C1 है और इसका सेंटर है कैविटी का C2। ठीक है। तो इस P पॉइंट पे हमें बताना है कि व्हाट इज आवर EP एंड VP। VEP और VP बताना है। बाहर के लिए एक P पॉइंट है आउटसाइड, तो हमें क्या बताना है, EP और VP।
जल्दी बता दीजिए सब लोग। एक भाई साहब गुड नाइट करने लगे, बाय करने लगे। दैट इज द रीजन बिहाइंड ना, कि जो गुड नाइट और बाय बोल रहे हैं उनका अभी जो मार्क्स है, और जिन्होंने अभी 80 या 90 लेके आए उनका मार्क्स है, तो दोनों में अंतर तो होगा ना भाई। डेडिकेशन मैटर करता है। उनको ये सब चीज क्या लग रहा है, उनको फर्जी लग रहा है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है वो गुड नाइट बाय के चक्कर में है। चलिए बताइएगा, ईपी और वीपी क्या है? जो बच्चे भाई पढ़ते हैं एक्चुअली वो कमेंट कम करते हैं, दिक्कत ये है। जिन बच्चों के भयंकर मार्क्स आए उनके नाम यहाँ दिखते भी नहीं है यहाँ पे, तो वो लोग कम से कम आंसर में कमेंट जरूर करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आंसर में कमेंट करिए एटलीस्ट, कि मेरा भी हौसला बढ़े। तो सभी बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं कि मैंने बाहर के लिए पूछा है, तो बाहर के लिए अभी आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा? कैविटी के अंदर, कैविटी के अंदर जो चार्ज है, इस कैविटी का -3q चार्ज जो है, ये यहां पर क्या लेके आएगा? यहां -3q है, तो इसके इनसाइड यहां पर क्या होगा यार? अगर ये सेंटर पे होगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्मली, जो भी होगा। तो इंड्यूस इफेक्ट से आपको पता है कि यहां पे इसके कैविटी पे यहां पे प्लस आएगा इंड्यूस, और इतना ही यहां पे बाहर माइनस होगा। तो आप लोग ये नहीं बता पा रहे हो, ये तो सभी बच्चों को बताना चाहिए यार, जाते जाते एक क्वेश्चन खुद करना चाहिए कि -3q यहां पर आ जाएगा, -3q जो कैविटी के अंदर है, यहां पे +3q, यहां -3q ऊपर आ जाएगा। यहां पे +q है तो यहां पे आ जाएगा +q इंड्यूस के वजह से। ठीक है, कुछ बच्चों ने बता दिया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बताया करिए यार, लगे कि हाँ कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको पढ़ा रहा हूं, तो मेरी जो ये एनर्जी जा रही है, खून जल रहा है। ठीक है, आप बोले सर खून तो पैसे के लिए जलाते हो, अरे भाई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ये एक ऐसी नौकरी है जो मोरल लेवल पे रहती है ना। ये कितना भी पैसा हो जाए और कितना भी आपको टीचर पैसे के दम पे अगर केवल पढ़ाना चाहे कि नहीं मुझे नौकरी करके पढ़ाना है, तो फिर वो मजा नहीं आता। आपको मेरे साथ जो है मोरल लेवल पे बात होती है टीचर स्टूडेंट की। ठीक है, पैसा तो ऑब्वियसली एक मैटर है ही। तो -3q + 2q, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2q नेट चार्ज। अब आपको इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है बाहर के लिए, तो बाहर के लिए ये पूरा स्फेयर कैसा है यार? आपके लिए एक बहुत इजी चीज हो गई कि नहीं? यहां पर आपने बोला कि सर ये तो अब हमें कैविटी से क्या लेना देना। आप बोलोगे क्यों क्यों नहीं लेना देना? कोई तुमसे पूछेगा तो बता सकते हो कि इस चार्ज और इस चार्ज के अंदर यहां पे एक नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो बहुत ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, लेकिन लोग भागने को तैयार हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट और पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट इधर न्यूट्रलाइज हो रहा है, और इसका यहाँ न्यूट्रलाइज हो रहा है। यहाँ पे -q आएगा, और यहाँ पे आपका ये -3q है, तो यहाँ पे +3q आएगा। इन दोनों का बाहर में इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर आप तुरंत बोलने वाले हैं कि सर यहाँ पे नेट जो है, ये चार्ज इंड्यूस होके यहाँ पे q आएगा, और ये कैविटी का यहाँ -3q आएगा, तो दोनों का कितना हो गया? 2q हो गया। पहले से कोई चार्ज यहाँ पे है नहीं, ये ध्यान रखना। पहले से अगर कंडक्टर में कोई चार्ज होगा तो वो भी जुड़ेगा। पहले से कोई चार्ज अगर कंडक्टर में होगा तो वो भी जुड़ेगा। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा? -3q। अच्छा हाँ, ये नेगेटिव होगा ना, ओवरऑल नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा -2q। तो -2q का एक स्फेयर मान लो, और ये x डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, वो इसकी तरफ होगा, और पोटेंशियल लिखना है तो ईपी और वीपी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो -k × 2q × x² i कैप ऐसे लिख सकते हो यार। और वीपी क्या लिख सकते हो? वीपी लिखोगे k -2q × x। बताया था कि पोटेंशियल हमेशा साइन के साथ लिखते हैं, तो ये अपना आंसर हो जाएगा यार। अगर मैं यहां पर अगर मैं कोई q पॉइंट दूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं q पॉइंट दूं, तो इस q पॉइंट का EQ क्या होगा? EQ बता सकते हैं सभी लोग? हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये इनसाइड का पॉइंट है ना भाई। तो इनसाइड का अभी पता है, कंडक्टर के इनसाइड जो पॉइंट है, बट ये नेट है, ये नेट फील्ड है। नेट फील्ड का मतलब समझते हैं ना आप, कि इस +q के वजह से और इंड्यूस के वजह से, यहां पे आप बोल सकते हो कि यहां पर किसी के लिए आप बोलोगे इसका
ये -3q का इफेक्ट इस +3q ने इधर कैंसिल किया है, इधर +q का इफेक्ट इस -q ने यहां कैंसिल किया, अभी गॉस से बताया भी था, तो नेट फील्ड आपका 0 होगा। ठीक है, चलिए भाई फिर मिलते हैं कल। ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कल लास्ट लेक्चर जाएगा शायद, अब लास्ट जाएगा कि परसों लास्ट जाएगा, मैं वो उस पे डिपेंड, मैं ये प्लान करके नहीं आता हूं कि मुझे आज इसको एनी हाउ खत्म कर देना है। जैसे भी अगर इतना करता ना तो मैं इतना डिटेल में एक एक चीजें आपको नहीं बता रहा होता। ठीक है, दिस इज नॉट माई पर्पस, माई पर्पस इज कि आपको वो चीज आप सीख पा रहे हैं कि नहीं, अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, मेरा ट्राई यही रहता है। तो आप लोग भी थोड़ा रिवाइज करके कल आइएगा, इसी को कंटिन्यू करेंगे कंडक्टर को। चलिए फिर मिलते हैं सभी को, गुड नाइट।